अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जीएसटी के नाम पर मोदी हुकूमत ने खून पिया। राहुल गांधी के मुताबिक ये गब्बर सिंह टैक्स है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कोई इकदाम नहीं किए और न रियासत की मदद की गई। पूनम प्रभाकर का बयान। क्या मोदी हुकूमत 8 सालों में हिंदुस्तान के लोगों से जमा करता बड़ी रकम को वापस करेगी? जीएसटी इस्लाहत के निफाज पर बीआरएस लीडर केटीआर का मरकजी हुकूमत से सवाल। हमने किसानों के लिए कई इकदाम किए, कर्जे माफ़ किए, खाद फराहम किया। कांग्रेस हुकूमत से रिबन काटने और इफ्तिताह तक महदूद। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ामात। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी ख़ारजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो से की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, टैरिफ, वीज़ा फीस और दीगर उमूर पर बातचीत की क़यास आराई। बेरोजगारी और रोड चोरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने की फिर बीजेपी और मोदी पर जबरदस्त तनकीद। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 23 महीनों से कैद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान आज जेल से रिहा हो गए। हामियों में जोशो खरोश। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता और दीगर इलाकों में पीर और मंगल की दरमियानी रात ही मूसलाधार बारिश। आम जिंदगी दरहम बरहम। और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का किया ऐलान। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जीएसटी की इस्लाहत पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। जीएसटी के नाम पर लोगों का पैसा लिया गया, लेकिन मुल्क के लिए कोई काम अंजाम नहीं दिया गया। पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि जीएसटी के नाम पर मोदी हुकूमत ने लोगों का खून पिया है और ये राहुल गांधी के मुताबिक गब्बर सिंह टैक्स है और तेलंगाना के लिए भी मरकज़ी हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है। तेलंगाना की मदद भी नहीं की गई। देश में कहीं भी जीएसटी आप कम करने के बाद कोई असर नहीं पड़ने वाला है और आपका मंत्री खुद का निर्मला सीतारामन बीच में वैजाग आके 6 महीने में 22 लाख करोड़ का आमदनी जीएसटी के रूप में मिला है। तो इतना बड़ा दरिया आप लोग जीएसटी के नाम पे टैक्स के रूप में वसूल करके अभी इसमें कुछ राहत देके आपने बहुत बड़ा काम इस देश के लिए कुछ आर्थिक एक स्वतंत्र लाए जैसा कुछ फेस्टिवल बनाने के लिए आप जो बुलावा दे रहे, इससे पब्लिक असंतुष्ट है। आप एक बार क्या जीएसटी का जो आप खून पीते थे, अभी थोड़ा खून कम पीने का आदत में पड़ गए तो इसका मतलब नहीं है अब आज जनता का खून पीना बंद हुआ। तो ये जीएसटी जैसा राहुल जी बोले गब्बर सिंह टैक्स है, वो गब्बर सिंह टैक्स आज भी अमल है। देश का जनता इससे बेजार है। जीएसटी का जो फैसले के बाद 7,000 करोड़ का नुकसान तेलंगाना के लिए भी हो रहा है। जो तेलंगाना का टैक्स कलेक्शन में इनको फिर मदद करने का कोई सोच नहीं बीजेपी का केंद्र सरकार। जब आंध्रा को मदद दे सकता है तो तेलंगाना को मदद देने में क्या इतराज है? तेलंगाना भी देश की 29वां स्टेट है। वो भूल जाके तेलंगाना को हर वक्त फाइनेंशियल बजट में भी हो और बाकी इंडस्ट्रियल साइड भी और ग्रोथ के बारे में केंद्र सरकार से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा। वो विवक्षपूरित वो सही तरीका से तेलंगाना को मदद नहीं कर रहे। जीएसटी इस्लाहत के निफाज पर बीआरएस प्रेसिडेंट केटीआर ने भी रद्दअमल दिया। उन्होंने मोदी जी से सवाल किया कि क्या आप पैसे वापस कर रहे हैं? अगर आप 8 सालों में हिंदुस्तान के लोगों से जमा करदा बड़ी रकम वापस कर रहे हैं तो हमारे पास बचत उत्सव होगा, जीएसटी बचत उत्सव। केटीआर ने कहा कि जीएसटी के नाम पर आवाम से बहुत कुछ लिया गया, लेकिन मरकजी हुकूमत इसे अगर वापस करेगी तो लोग त्यौहार मना सकेंगे। कल हमने देखा है कि मोदी साहब कह रहे हैं कि जीएसटी बचत उत्सव करो। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप पैसे वापस लौटा रहे हो क्या? 8 साल जो आपने बड़ी रकम वसूल की हिंदुस्तान की जनता से, अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो बचत उत्सव करेंगे, वरना जो इतने साल 8 साल जो काम आपने किया और जो फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया, जो जनता से पैसा आपने वसूल किया, जब तक अगर आप वापस नहीं करोगे तो कैसा उत्सव होगा? और दूसरी बात, बड़ा अजीब सा लगा जीएसटी बचत उत्सव। हमको तो ये समझ आ रहा था कि पेट्रोल और डीजल शायद दाम कम कर देंगे, 50 के हद तक ले जाएंगे, क्योंकि जब जिस दिन मोदी जी आए थे 60 के आसपास था, फिर बाद में 105 हो गया, 107 हो गया, तो शायद हमें लगा
कि वो 50 तक ले जाएंगे, उसको फिर सेस रद्द कर देंगे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रद्द कर देंगे ताकि लोगों को राहत मिले। साथ ही साथ सिलेंडर भी 350 रुपये में मिलता था, आज 1000 रुपया हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी, अगर त्यौहार मनाना है, उत्सव करना है, तो आप पहले डीजल पेट्रोल को 50 रुपये में ला लो, सिलेंडर को 350 पे वापस ला लो, और जो जीएसटी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया उसको वापस करो, ताकि उत्सव मनाया जाए और त्यौहार दिवाली त्यौहार भी ढंग से मनाया जाए। तेलंगाना के किसानों के लिए हमने कई इकदाम किए, कर्जों को माफ़ किया, खाद फराहम किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत सिर्फ रिबन काटने और इफ्तिताह करने तक महदूद हो गई है। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने ये इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है। అయితే ఇలా సందట్లో సడేమియా అన్నట్టు మొక్క పెట్టింది మనము, రీసెర్చ్ చేపించింది మనము, ఫ్యాక్టరీ మంజూరు చేపించింది మనము, జేబులో కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతారు ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఇక యాడ ఉంటాడో పోయి రిబ్బన్ కత్తిరిస్తుడే, పెట్టుడు లేదు కట్టుడు లేదు కానీ రిబ్బన్ మాత్రం కత్తిరిస్తురుగా. ఇదోటి కొత్త కథ మోపోయింది. ఆడ వీడికి వస్తారట్టు ఇంకా వచ్చి రిబ్బన్ కత్తిరిస్తాం, ఇక అంత మేమే మోసినట్టే, ఇక బరువు మోసినట్టే. ఇది ఎవరు పెట్టించిర్రు, ఎవరు దండాడినరు, అసలు ఈ నీళ్లు ఎట్లా వచ్చినాయి, ఆ చెక్ డ్యాంలు ఎట్లా కట్టినరు, ఆ చెరువులు ఎట్లా అయినాయి, కాళేశ్వరం నీళ్ళు ఇడికి ఎట్లా ముట్టినాయి, ఈ నర్సరీలు ములుక్ కాడ ఒక నర్సరీ పెట్టినాం, రంగనాయక సాగర్ కాడ ఒక నర్సరీ పెట్టినాం, ఈ హుస్నాబాద్ కాడ ఒక నర్సరీ పెట్టినాం. ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు పెంచడానికి కూడా 3 నర్సరీలు పెట్టి తండ్లాడి మొక్కలు పెంచి రైతులకు ఇచ్చి దీన్ని అంత చేసి పెడితే ఇక మేము తినతీకి వస్తామన్నట్టు వచ్చింది. ఈ రకంగా జరుగుతా ఉంది. तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत बीसी रिजर्वेशन के तयन करने की कोशिश में ज़ातों की गिनती का सर्वे जाहिर किए बगैर साजिश कर रही है। हुकूमत इन मुकदमात पर रिजर्वेशन तय करना चाहती है जहां से उससे सिर्फ फ़ायदा पहुंचे, ऐसे मुकामात ही को टारगेट किया जा रहा है। कविता ने यह भी कहा कि अगर ज़ात पात की गिनती की तफसीलात हर गांव या पंचायत के हिसाब से जारी की जाएं तो बेहतर होगा। बीसी रिजर्वेशन में इजाफे के लिए तेलंगाना जागृति शुरू से संजीदा इक़दाम कर रही है और रिजर्वेशन में इजाफे तक जिद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। कविता ने आज गोदावरी खन्नी में डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज पेश किया और उनके मुजस्समे पर फूल निछावर किए। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से सहाफ़ियों के लिए सरजा वर्कशॉप शुरू हुआ। मानू के ज़िम्मेदारान के अलावा आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोज़नामा सियासत, MM माजिद, सीनियर सहाफ़ी और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की और ख़िताब किया। मिड करियर ट्रेनिंग एक होती है जो IAS ऑफिसर्स के लिए होती है। वो शायद इसीलिए होती है कि एक अरसे तक आप काम करने के बाद जब आप ये समझते हैं कि कुछ और आपको अपस्किल करना चाहिए तो शायद उनके लिए होती है, लेकिन सहाफ़ियों के लिए ये पहली बार हुआ है और मैं समझता हूँ कि यह खुशाइन बात है कि इसलिए कि आज जिस तरीके से जो ज़माना तेज़ी से बदल रहा है सोशल मीडिया के दौर में, उसमें मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वर्कशॉप्स होना चाहिए जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या यूट्यूब के चैनल्स हों या इससे हटकर भी जो दूसरे आए हैं सोशल मीडिया के तौर पे, उससे हम हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। रहा सवाल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, तो मैं समझता हूँ कि आज हम एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड होते हैं। तो मीडिया यकीनन जर्नलिज्म से ही मुंसलिक नहीं है। मीडिया अगर आप BCJ करते हैं या MCJ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े कॉरपोरेट्स में भी एक पब्लिक रिलेशंस का जो डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी आपको रोशन मुस्तकबिल के या रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। और सहाफ़ी के लिए अभी मालिक साहब ने जिस तरह कहा, ये सहाफ़ी बनना बन तो जा सकते हैं, लेकिन अगर जुनूनियत की हद को अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम सही तौर पे सहाफ़ी बन के पेशे के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो यही एक चीज़ थी, मीडिया इंक्यूबेटर की बात थी। हिंदुस्तान का पहला मीडिया इंक्यूबेटर हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द सियासत की तरफ से कायम होगा। वहाँ पे हम हर किस्म से जो जदीद टेक्नोलॉजी है, 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी ट्रेनिंग देंगे। कोशिश ये है कि नामवर सहाफ़ी चाहे वो हिंदुस्तान के हो,
हैदराबाद के हों या फिर बड़े शरीर में कहीं पे भी हों, उनको हम यहाँ पे बुला के लोगों को लेक्चर देके, ट्रेनिंग देके, बाज़ाब्ता तौर पे सहाफ़ी तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट को हो रहे हैं, लेकिन मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म संज्ञान, उसमें ट्रेनिंग देकर बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकालने का एक इरादा है, ताकि हर किस्म से हमारी हिफाजत हो और हम फेक न्यूज़ को काउंटर कर सकें। बहरहाल ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं मानू से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके पास से आपका हर साल जो इनटेक होता है, जो भी लोग यहाँ से निकल के इंटर्नशिप हो या मुलाजिमत हो, अगर आप करना चाहें तो सियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर मुझे कुछ जर्नलिज्म के ऊपर आने वाले दिनों में हो सकता है कभी मौका मिले अगर कुछ लिखूं, तो मुझे यहाँ दाखिला लेना पड़ेगा, इसलिए कि जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कुछ बातें मुझे मालूम है और वो इस हिसाब से हैं कि हमने जब जर्नलिज्म को अदबी नुक्ते निगाह से देखा तो बहुत सारी चीज़ें नजर आई और तारीख देखी तो एक से एक अदीब, माहिरीन इससे वाबस्ता से। जलालुद्दीन काशानी और जमालुद्दीन काशानी, एक भाई ईरान में न्यूज़पेपर निकालते थे, एक भाई कलकत्ता में थे, वहाँ बंद किया जाता था तो यहाँ से जाता था, यहाँ बंद होता था तो वहाँ से आता था। आप देख रहे हैं उस दौर में, ये 20वीं सदी के अवाइल की बात है। फिर जहाँ राजा राम मोहन रॉय का इनको सपोर्ट हासिल, और ये जो जर्नलिस्ट थे बड़े विशनरी लोग थे, इन्हें कई जबानों पर दस्तरस हासिल थे। एक जबान नहीं जानता, मैंने नाम लिया राजा राम मोहन रॉय, ये तो फारसी और अरबी दोनों जानते थे। यहाँ पर एक ऐसा इंतजाज था हिंदुस्तान। रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने एमएलए कैंप ऑफिस ज़िला मंचिरियाल चनूर में शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के चेक से इस्तेफादा कुनदगान में तकसीम के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, आवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी और कहा कि सिंगारेनी कारकुनों को 34% बोनस दिया गया। उन्होंने कहा कि यूरिया की किल्लत को लेकर किसान परेशान न हो, सबको यूरिया फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी। ఎంతైతే కోటపల్లి మండల్కి యూరియా అవసరమో ఆ యూరియా అంతా సప్లై చేయడం, సో ఎక్కడ కూడా తక్కువ యూరియా సప్లై చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా నేను రైతులకు చెప్తున్నాను, మీకు రబీ కోసం తీసుకోకండి, ఎవరికైతే అవసరమో ఎంత అవసరమో అది తీసుకోండి, సరిపడా యూరియా మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము, మీ అందరికీ కూడా యూరియా సరిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు భరోసా. सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया है। कंटोनमेंट के एहलकारों ने पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान एक ज़ेर तामीर इमारत को मिसमार कर दिया। घर के मालिक और अफराद ख़ानदान ने अफसोस ज़ाहिर किया और ये भी कहा कि उनकी मेहनत की कमाई का मकान मुनहदिम कर दिया गया है। हैदराबाद में शदीद बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया। पीर की दोपहर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो शाम तक जारी रहा और मूसलाधार बारिश वक्फे से होती रही, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कें ज़ेरियाब आ गई। ट्रैफिक के बहाव में शदीद खलल पड़ा, शहरियों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश से एलबी नगर, मसलीपुरम, बंजाराहिल, फिल्मनगर, पंजागुट्टा समेत कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया। खैरताबाद, एहसान नगर, अमीरपेट, एरागड्डा और श्री कृष्णा नगर में भी शदीद बारिश हुई। पुराने शहर के भी कई इलाकों में बारिश की शिद्दत देखी गई। शदीद बारिश की वजह से सड़कें नदियों का मंजर पेश करने लगी। अंबरपेट और श्री कृष्णा नगर में सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब आ गई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में लोगों को मुश्किल पेश आई। बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियाँ सुसरवी
बदनसीबी का शिकार हुई। राजभवन रोड पर कई घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। अमीरपेट में भी गाड़ी सवारों को घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ा। पंजागुट्टा, खैरताबाद और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक के मामूलात बुरी तरह मुतासर होकर रह गए। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वो UN जनरल असम्बली के आला सतही इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। जयशंकर और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुलाकात की है। दोनों के दरमियान कई उमूर पर बातचीत हुई। क़यास किया जा रहा है कि दोनों लीडरों के दरमियान वीज़ा और टैरिफ जैसे मसाइल पर भी बातचीत हुई। दोनों कायदीन इस कबल रवां साल जनवरी और गुज़िश्ता साल जुलाई में वाशिंगटन में मुलाकात कर चुके हैं। तिजारती कशीदगी में इजाफे के बाद ये पहली मुलाकात रही। दोनों ममालिक के दरमियान इस मुलाकात को अहम समझा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़ा के लिए दरख्वास्त की फ़ीस को बढ़ा दिया, जिससे टेक इंडस्ट्री पर असरात पड़ने के अंदेशे हैं। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अमेरिका में नाफिज की जारी पॉलिसियों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के भी आसार नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर बेरोजगारी और चोरी के संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौजवानों की सबसे बड़ी मुश्किल रोजगार की कमी है और इसका रास तौर पर ताल्लुक और चोरी से है। उनके मुताबिक जब कोई हुकूमत आवाम का एतमाद जीत कर इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि नौजवानों को रोजगार और बेहतर मौका फराहम किया जाए। लेकिन बीजेपी हुकूमत ने ऐसा करने के बजाय इलेक्शन के अमल को ही दागदार बना दिया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जारी की जिसमें एक जानिब पुलिस को मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करते देखा जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी को सैर व तफरी और योगा जैसी सरगर्मियों में मसरूफ़ देखा जा सकता है। पुलिस की लाठियों से भागने वाले ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है। हाँ, इनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो आतंकवादियों जैसा ही किया जा रहा है, पर ये लोग तो है बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवा। राम राज्य में इन्होंने बस इतनी ही गलती कर दी कि सरकार से रोजगार मांग लिया, एम्प्लॉयमेंट भी मांग लिया। बड़ा बड़ा ढोकसला देने वाला सरकार इस बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करवाए हैं। बेटी पे लाठी चार्ज करेगा, ये कहाँ का इंसाफ है? हाथ में तिरंगा, उसके बाद लड़की माँ बहन पे लाठी चला रहे, उनसे बड़ा निकम्मा क्या है? बैल की तरह दपेड़ दपेड़ के लाठी मारा गया वहाँ पे। लड़का लोगों को पैर में लगा हुआ है चोट। अभी हम लोग क्या, यही हम लोग का लोकतंत्र देश है, यही हमारा भारत की संस्कृति है सर, कि सबको दौड़ा दौड़ा के मारे। हम लोग वनडे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 23 महीनों से कैद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान आज जेल से बाहर आ गए। रिहाई के बाद आजम खान रामपुर पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनों, उनके हामियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर आजम खान ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की, ताहम अपने मुस्तकबिल के सियासी मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की कोई तफसील नहीं बताई। गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मगरबी बंगाल की दारकूमत कोलकाता और आसपास इलाकों में पीर और मंगल की दरमियानी रात मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे आम जिंदगी और आमदोरफ्त पर ज़बरदस्त असरात पड़े। बारिश से कई सड़कें ज़ेरियाब आ गईं, घरों और रिहायशियातों में पानी दाखिल हो गया। कई जगहों पर 3 फीट तक पानी देखा गया, जिससे रेलवे पट्टियाँ भी डूब गईं। इसके अलावा मेट्रो सर्विस में भी मुश्किलात पेश आई। शदीद बारिश से इलाकों में पानी बनने से करंट भी फैल गया और कम से कम 7 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके अलावा फ़िज़ाई खदमात पर भी इस बारिश के असरात पड़े हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। न्यूयॉर्क में UN कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़्रांस के सदर मैक्रोन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया है। वज़ीर के बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ़्रांस ने भी फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम किया। UN कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन की तायद में कई बड़े लीडरों ने बयान दिए, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की गज़ा में कार्रवाइयाँ और हमलों का सिलसिला जारी है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया कि उनका मुल्क फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करता है। उन्होंने न्यूयॉर्क आला सतह बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मसले फ़लस्तीन का पुरअमन हल और 2 रियासती मंसूबा नागुज़ीर है। Few days and weeks,
I've received many comments and questions from you, sometimes a lot of anger, sadness, sometimes encouragement, about, of course, the decision we made to recognize Palestinian statehood, and also the situation, above all, the current situation in Gaza. So I wanted to tell you that, like you, I was wounded, hurt, and share the pain of all the families of the victims and hostages of October 7th, 2023. And that we have not forgotten any of them. Just a few days ago, here in this office, I was alongside some of these families. I absolutely have not forgotten the pain, the suffering, the distress of all the families of the victims of Gaza and those who are living today under bombardment without access to humanitarian aid. And ultimately, all lives are equal, and behind that, we have stolen lives, lives taken away, people who are suffering. What France wants is an immediate ceasefire. What France wants is for the 48 hostages to be released without delay. What France wants is the return of humanitarian aid to Gaza. What France wants is a possible tomorrow in Gaza, with Hamas dismantled and removed from power. What France wants is a reinvented, renewed Palestinian Authority, school curricula that will not teach hatred, and the conditions that will allow peace at the heart of this Palestinian Authority. What France wants are two states living in peace side by side. A state of Israel that recognizes a state of Palestine, a state of Palestine that recognizes a state of Israel, a state of Palestine that will be demilitarized and that will live in peace alongside Israel. This is what we will achieve on September 22nd in New York. This recognition is the beginning of a journey. It's a journey with all these conditions, these requirements for the stakeholders, and ultimately, it's a journey, a path for peace, to save lives. सऊदी अरब की शाही अदालत ने आज मंगल को सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और सीनियर उलमा काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल अजीज़ के इंतकाल का ऐलान किया। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई। साल 1999 में शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख को मुफ्ती आज़म के अहदे पर तैनात किया गया था। उन्होंने सऊदी अरब में आला तरीन मजहबी स्कॉलर के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दी। शरीयत की तशरीह और कानूनी और माशरती उमूर पर मुतअद्दिद फतवे भी वो जारी कर चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जीएसटी के नाम पर मोदी हुकूमत ने खून पिया। राहुल गांधी के मुताबिक ये गब्बर सिंह टैक्स है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कोई इक़दाम नहीं किए और न रियासत की मदद की गई। पूनम प्रभाकर का बयान। क्या मोदी हुकूमत 8 सालों में हिंदुस्तान के लोगों से जमा करता बड़ी रकम को वापस करेगी? जीएसटी इस्लाहत के निफाज पर बीआरएस लीडर केटीआर का मरकजी हुकूमत से सवाल। हमने किसानों के लिए कई इक़दाम किए, कर्जे माफ़ किए, खाद फराहम किया। कांग्रेस हुकूमत से रिबन काटने और इफ्तिताह तक महदूद। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ामात। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी ख़ारजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो से की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, टैरिफ, वीज़ा फ़ीस और दीगर उमूर पर बातचीत की क़यास आराई। बेरोजगारी और रोड चोरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने की फिर बीजेपी और मोदी पर जबरदस्त तनकीद। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 23 महीनों से कैद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान आज जेल से रिहा हो गए। हामियों में जोश व खरोश। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता और दीगर इलाकों में पीर और मंगल की दरमियानी राती मूसलाधार बारिश। आम जिंदगी दरहम बरहम। और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का किया ऐलान। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।